हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वो चीज जिसका आप बड़ी बेसब्री से कर रहे थे वेट। आज पढ़ेंगे वो चीज जिसका बड़ी बेसब्री से कर रहे थे वेट। जी हाँ दोस्तों, शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 डिटेल्ड एस्टिमेट। तो देर किस बात की, फटाफट आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं, कहीं हम ना हो जाए लेट। आइए आइए दोस्तों, लेक्चर तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। कर लिया? वेरी गुड। अभी शुरू कर लेते हैं लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 का नाम समझ लेते हैं, फिर उसका काम भी समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, नाम तो बराबर दिख रहा है, डिटेल्ड एस्टिमेट। कोई चीज डिटेल में देखना मतलब बारीकी से देखना। किसके बारे में बारीकी से देखना है? एस्टिमेट। एस्टिमेट तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे आप। क्वांटिटीज का कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के बेस आप उसका कॉस्टिंग निकालते हो। तो इन सब चीजों का डिटेल में बारीकी से पढ़ाई करना मतलब डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। अब आपको ले चलता हूं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, बड़ा आसान डेफिनेशन है, सुन लो। इट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ quantities of items of work. That's it. इतना ही इसका डेफिनेशन है। तो मेन शब्द जो है, इसके मेन वर्ड्स जो है यहाँ पे मैं लिख के देता हूं। क्या कहा है इन्होंने? ये कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। किसका? क्वांटिटीज का। क्वांटिटी किसकी? क्वांटिटी आइटम ऑफ वर्क। अब आप सोचोगे कि सर ये आइटम ऑफ वर्क क्या होता है, बता दो मैं आपको। एक्सकेवेशन, ये पूरे बिल्डिंग के वर्क का एक आइटम हो गया, है ना। पूरी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं, जिसमें एक्सकेवेशन करना है, पीसीसी बेडिंग करना है, फ्लोरिंग करना है। तो ये फ्लोरिंग, पीसीसी बेडिंग, एक्सकेवेशन, ये क्या हो गए? आइटम ऑफ बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का जो वर्क है उसके वो आइटम्स हो गए। दैट्स इट, सिंपल है। डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद अब पर्पस पे लेके चलता हूं आपको। पर्पस में पहला पर्पस है डिटेल्ड एस्टिमेट क्यों करना चाहिए, उसके पीछे पर्पस क्या होता है। पहला देखिए, टू नो क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। अब आइटम ऑफ वर्क तो अभी अभी समझे, जैसे कि आपका वर्क बिल्डिंग का है और उसमें एक्सकेवेशन नाम का एक आइटम है, तो उसका आप क्वांटिटी जानना चाहते हो, इसके लिए डिटेल्ड एस्टिमेट करना चाहिए। पर्पस नंबर 2, फटाफट थ्योरी कवर कर लेंगे, टाइम इसमें ज्यादा नहीं गवाएंगे, तो हम न्यूमेरिकल पे पहुंच सकते हैं फटाफट। देखिए दूसरा, टू नो रिक्वायर्ड मटेरियल। तो डिटेल्ड एस्टिमेट से आपको क्या पता चलता है कि आपको कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इतना सिंपल है। थर्ड, टू नो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो हर आइटम के लिए खर्चा कितना आएगा, एक्सकेवेशन के लिए खर्चा कितना, पीसीसी के लिए खर्चा कितना, मैशनरी के लिए खर्चा कितना, ये अलग अलग खर्चे पता चलते हैं बाद में। अब आते हैं टू नो ओवरऑल कॉस्ट। अब सब आइटम्स ऑफ वर्क मतलब एक्सकेवेशन, पीसीसी बिल्डिंग, सब जितने आइटम्स है वर्क के, उनको मिला के टोटल कितना कॉस्ट, जिसको ओवरऑल कॉस्ट बोलते हैं, वो पता चलती है डिटेल्ड एस्टिमेट से। अब देखिए बच्चों, ये वाला कहता है कि मटेरियल का अरेंजमेंट कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूशन। किसका एग्जीक्यूशन? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। कब कर सकते हो? जब आपके पास वो मटेरियल अरेंज किया हुआ हो, ठीक है। आपका एक्सकेवेशन का काम चल रहा है और वहां पे कोई जेसीबी मशीन ही नहीं है, ठीक है। अगर आप जेसीबी मशीन की सहायता से एक्सकेवेशन कर रहे हो तो वहां पे मशीन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? एक जेसीबी मशीन अरेंज करोगे वहां पे। ये हुई मटेरियल की अरेंजमेंट, और ये किससे पता चलता है? डिटेल्ड एस्टिमेट से पता चलता है। दैट्स इट। अब लास्ट वाला, कंस्ट्रक्शन फेज वाइज मनी अरेंजमेंट। अब ये फेज वाइज मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। फेज वाइज मतलब मेरा काम फाउंडेशन तक आया है तो फाउंडेशन तक इतना खर्चा गया, मेरा काम फर्स्ट फ्लोर तक चला गया तो फर्स्ट फ्लोर तक इतना खर्चा आया। तो ये फेजेस हुए, ठीक है। फेज वाइज खर्चा निकालना चाहते हो तो आप करिए डिटेल्ड एस्टिमेट। दैट्स इट, इतना सिंपल पर्पसेस थे। कभी एग्जाम में पूछा गया तो ये आपने समझे, याद नहीं रखे। समझो, चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए? फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेशन करना चाहते हो तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए। ये मतलब कौन सा, बता देता हूं। ड्राइंग्स पहला डेटा है। क्या है पहला डेटा? ड्राइंग्स। जो भी आप बिल्डिंग बनवाना चाहते हो पहले उसके ड्राइंग्स कलेक्ट करो। अब ये ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट करने हैं? क्योंकि उससे हमें मिल जाता है प्लान कैसा है उसका, सेक्शन कैसा है और एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन कैसा होगा, ये सब अगर आप जान गए तो उनके डायमेंशन पता चलते हैं। जैसे कि प्लान से देखिए, आपको ऊपर से देखोगे तो वो प्लान मालूम पड़ता है, उसे लेंथ वगैरह ले सकते हो। सेक्शन साइड का जो थिकनेस विकनेस रहेगा वो सेक्शन प्लान से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये पूरे के पूरे डायमेंशंस आपको ये ड्राइंग से मिलते हैं और ये डायमेंशन का यूज करके ही आप क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हो। तो सबसे पहली चीज ड्राइंग्स कलेक्ट करो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन, अब मटेरियल के बारे में जो भी चीजें हैं, क्वालिटी हो या कौन से ग्रेड का यूज करना है, ये बोलते हैं उसको स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप रफली नहीं बोल सकते मुझे कंक्रीट चाहिए बीम कास्ट करने के लिए, तो उसमें स्पेसिफाई कर दो M20 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, तो M20 ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। अब स्पेसिफिकेशन की जरूरत क्या है, आपको पता चलेगा विच मटेरियल वी हैव टू यूज। मन में सवाल उठता है ना, बीम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं तो भाई साहब कंक्रीट तो लगेगा, बट कौन सा यूज करूं, विच मटेरियल आई हैव टू यूज। तो आप डिटेल एस्टिमेट की सहायता ले सकते हो, वहां पे मेंशन किया जाता है कि आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। जरूरी नहीं है M20, जो स्पेसिफाई किया होगा वो। अब और एक चीज पता चलती है स्पेसिफिकेशंस की कि भाई साहब क्वालिटी क्या होगी। अच्छा क्वालिटी देखिए, अगर आप M20 यूज कर रहे हो और दूसरी साइड M40 यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली क्वालिटी M40 की ज्यादा होगी। सिंपल है ना, क्वालिटी डिटरमिनेशन आप स्पेसिफिकेशन से कर सकते हो। देखिए तीसरी चीज क्या जरूरी है डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए, देख ले, रेट्स। जो भी मार्केट में मटेरियल के रेट चल रहे हैं ना, वो आपको पता होने बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो। अब ये रेट भाई साहब लेने हैं किधर से, तो PWD डिपार्टमेंट ने क्या किया है, उसका एक बुकलेट क्या किया है, पब्लिश किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहां पे गया, ये देखिए DSR। एक सेपरेट लेक्चर मैंने इस पे लिया था, प्लेलिस्ट में जाइए मिलेगा आपको DSR। DSR मतलब क्या होता है, डिवीजन शेड्यूल रेट। उस रीजन के रेट क्या है वो मटेरियल के बारे में, तो इसका हेल्प लेके आप क्या करते हो, रेट फाइंड आउट करते हो। ये हुई तीसरी चीज जो लगेगी डिटेल्ड एस्टिमेट करने के लिए। अब आते हैं लास्ट चीज पे, मोड्स ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थेरोटिकल बैकग्राउंड अगर समझे ना तो ही न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आते हैं। ये तो बच्चों का ना माइंड सेट हो गया है कि चलो थ्योरी तो है, लास्ट में पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकल करेंगे। बट भाई साहब न्यूमेरिकल करने के लिए थेरोटिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। आइए फोर्थ जो डेटा है रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टिमेट, मोड्स ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब जो भी मेजरमेंट ले रहे हो उनका मोड क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो मीटर में होनी चाहिए, अगर आप एरिया मेजर कर रहे हो तो वो किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो मीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर आप कैपेसिटी मेजर कर रहे हो जैसे कि वाटर कैपेसिटी तो लीटर में होती है। ये सब चीजें आपको मोड्स ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, तभी आप डिटेल्ड एस्टिमेट अच्छे से बना सकते हो। नहीं तो कोई है अकल का शहाना, वो क्या करेगा, लेंथ को मीटर क्यूब में मेजर कर रहा है, कैसा बनेगा डिटेल्ड एस्टिमेट। तो मोड्स ऑफ मेजरमेंट का महत्व आप जान चुके हैं कि उसका यूनिट सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। दैट्स इट, आपको पता चला कौन सा डेटा लगेगा डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए। अब ये होने के बाद मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत छोटा और इजी है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं,
डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते वक्त आप डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने बैठे हो, बट भाई साहब ध्यान रखना इन चीजों का, बिल्कुल 5 चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। 1 बाय 1 बता देता हूं। नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम का स्वरूप क्या है, छोटा काम है या बड़ा काम है। अगर छोटा काम है तो लेबर टीम छोटी लगेगी, बड़ा काम है तो लेबर टीम बड़ी लगेगी। मटेरियल्स छोटे काम के लिए लोकली अवेलेबल हो सकते हैं, बट बड़े काम के लिए हो सकता है बाहर से ट्रांसपोर्ट करने पड़े। तो ये सब चीजें ध्यान रखो जब आप बना रहे हो डिटेल्ड एस्टिमेट। पहली चीज हो गई। अब दूसरे पे क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। वही बात कि डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते रहे हो, वो काम करने के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी और वो अवेलेबल है कि नहीं वो लोकल एरिया में। अगर नहीं है अवेलेबल तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट में। दूसरी चीज ये याद रखना। अब तीसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। वही कहा मैंने ऊपर कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है तो उसके अलग कॉस्टिंग आप एस्टिमेट में मेंशन कर दो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर किलोमीटर इतना मिलेगा। पर किलोमीटर होता है वो, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, कहाँ से मटेरियल लेके आ रहे हो आप और कहाँ पे दे रहे हो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके पर किलोमीटर रेट दिया जाता है। ये हुई थर्ड चीज। अब फोर्थ पे आते हैं कि लोकेशन भाई साहब कौन सा है। रिमोट सेंस एरिया है, मतलब दुर्गम भाग में ये साइड है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। तो वो साइट भी देख लेना कहाँ पे है। हिली एरियाज में है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहां पे आवन जावन करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो लोकेशन ऑफ साइट हमेशा याद रखना जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट बना रहे हो। एक अच्छा एस्टिमेटर आप तभी बन सकते हो ये सब चीजें आपको पता हो। आइए लास्ट चीज, लोकल लेबर चार्जेस। अब लेबर के चार्जेस उस रीजन में क्या है, आप चाहोगे ना कि जिस साइट पे काम चल रहा है उसी साइट के इर्द गिर्द वाले लेबर आपको मिले ताकि वो घर से फटाक से काम पे आ जाए। तो उनके पहले चार्जेस पता करो। नहीं तो डिटेल्ड एस्टिमेट में काम है पंढरपुर में और आप एस्टिमेट बना रहे हो मुंबई में, तो मुंबई के रेट लगा के नहीं चलेगा ना। तो आपको पंढरपुर जाके वहां पता करना पड़ेगा कि लेबर के कितने चार्जेस है। तो पंढरपुर वाले लेते होंगे 400 और यहाँ पे ले रहे 500, तो 500 लगा के मतलब नहीं है, 400 के हिसाब से ही वहां पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये हो गया 5th पॉइंट। अब आते हैं आखिरी पॉइंट लेक्चर का, ठीक है। थोड़ा कंटाला आ गया है, पॉज कर लो, वेट कर लो, फिर शुरू कर लो वीडियो। देखिए सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन शुरू कर लेते हैं। सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस में काम का एग्जीक्यूशन होता है। देखिए पहली चीज एक्सकेवेशन यानी अर्थवर्क, फाउंडेशन में अर्थवर्क, मिट्टी निकालनी पड़ती है। दूसरी चीज सॉइलिंग। सॉइलिंग का मतलब होता है कि अगर लूज सॉइल है, बेरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की कम है, तो उस केस में आपको वहां पे बोल्डर्स डाल के, है ना, पत्थर वित्थर डाल के वो थोड़ा सा फाउंडेशन फॉर्म बनाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर पीसीसी, फिर आता है यूसीआर मैसनरी, फिर डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, जो वॉल थिकनेस होती है उसके नीचे ही एक इम्परवियस लेयर डाला जाता है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ऊपर वॉल में ना चला जाए, इसके लिए डीपीसी। फिर उसके बाद मैसनरी, मैसनरी मतलब ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के बाद आता है लिंटल। लिंटल मतलब क्या, जो ओपनिंग्स होते हैं उसके ऊपर एक आरसीसी मेंबर डाला जाता है ताकि ओपनिंग के ऊपर का जो लोड है साइड वॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि डोर हुआ, विंडो हुआ, उसके ऊपर लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। 8 नंबर आरसीसी वर्क, कॉलम बीम, ये सब आरसीसी वर्क। फिर फ्लोरिंग, टाइलिंग करते हो ना, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है इसको। फिर रूफ, पतरा अगर डाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर में, अगर स्लैब डाल रहे हो तो मीटर क्यूब में। 11th प्लास्टरिंग किया जाता है, फिर पॉइंटिंग किया जाता है, डोर्स एंड विंडोज का काम, और आखिरी में पेंटिंग का काम। आई होप आप सभी को ये जितना भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने बताया डिटेल्ड एस्टिमेट का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप समझे हो तो आप चाहते हो ना आपका भी दोस्त समझे,
तो फटाफट अपने लेक्चर अपने दोस्तों से शेयर करो। और जी हाँ, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।